हेलो माय प्रेशियस फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम जो सरकार का तीसरा अंक था न्यायपालिका, उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में गठन देख लिया था। उसका क्या देखा था? गठन। जो न्यायपालिका का जो शीर्ष है, न्याय का जो शीर्ष संगठन है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उसका हमने क्या देखा था? गठन देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम जो अपना न्यायपालिका है सर्वोच्च न्यायालय में, उसका कार्य व शक्तियाँ देखेंगे। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं चैनल को सब्सक्राइब करके, और चैनल की डिटेल्स को सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और हम उनको एक अच्छा कंटेंट दे सकें पढ़ाई का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अध्याय 6 केंद्र सरकार न्यायपालिका जो अपन कर रहे थे, इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे इसकी कार्य व शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय की कार्य व शक्तियाँ देखेंगे। तो इस बिंदु के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से बिंदुओं को हमें पढ़ना पड़ेगा और किन को हमें आत्मसात करना पड़ेगा, उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो पहला है बिंदु प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसको अपन देखेंगे। दूसरा आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसको हम देखेंगे। तीसरा, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील यानी अपनी बात को किसी के सामने प्रदर्शित करना और किसी कोर्ट के सामने अपन को जाना। ठीक है ना, न्यायपालिका यही अपना एक कार्य है। फिर परामर्श संबंधी अधिकार, परामर्श से संबंधित अधिकार भी दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय को। फिर पांचवा अभिलेख न्यायालय, छठा मौलिक अधिकारों के रक्षक और सातवां संविधान का संरक्षण न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। इसको हम 7 बिंदुओं को आज देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले बिंदु प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 2 प्रकार के होते हैं। क्षेत्राधिकार से आप समझ गए होंगे, प्रारंभिक मतलब प्राथमिक, क्षेत्राधिकार मतलब क्षेत्र से जो जिस क्षेत्र में है, उस जिस क्षेत्र में अधिकार है उनका, वो बताए गए। तो वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, और दूसरा क्या है? प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। आपको याद होगा मैंने जब सूचियां पढ़ाया था, मैंने कितने प्रकार की होती हैं सूचियां? 3 प्रकार की। समवर्ती सूची, राज्य सूची और उप सूची, ये 3 सूचियाँ होती हैं। जिसमें जो समवर्ती सूचियाँ होती हैं उन पर जो काम होता है वो केंद्र और राज्य दोनों काम करती हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार जो समवर्ती सूची है इसमें भी यही काम होता है, जैसे अभी हम समझेंगे। पहले बिंदु से देखते हैं, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार को समझते हैं। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, देखिए, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से है, उन केसों से हैं जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। ठीक है ना, बाकी और किसी न्यायालय में नहीं हो सकती उनकी सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं, मतलब इन विषयों पर ही हम क्या कर सकते हैं? सुनवाई के लिए अप्लाई हो सकते हैं। तो देखते हैं, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तब हम याचिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो भी हम कर सकते हैं अपील। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न कोई विवाद हो तो भी हम कर सकते हैं। यानी कि हमने पूरे टोटल तरीके से क्या देखा कि या तो भारत सरकार या राज्य के बीच में कुछ हो रहा है मामला, तब कोई विवाद हो रहा है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये विषय पर हम जा सकते हैं। अब दूसरा अपन देखेंगे प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि संविधान द्वारा प्रदत्त यानी संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान
किया गया है। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद हैं वे चाहे तो पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में हो और चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार के संबंध में भी जो अपनी न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को ही समान शक्ति प्रदान की गई है कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं या फिर उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। वैसे जो सिस्टमेटिक तरीका होता है वो क्या होता है कि पहले आप उच्च न्यायालय में जाओ, फिर आप उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जाओ। यदि आपका उच्च न्यायालय में काम नहीं बनता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ अपना पहला पॉइंट, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब देखते हैं अपन दूसरा बिंदु, अपीलीय क्षेत्राधिकार, कि हम कहाँ कहाँ किस किस विषय पर अपील कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है और यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यहाँ समझिए अपील के लिए भी क्षेत्राधिकार दिया गया है। भारत जो संविधान है, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक सबसे बड़ी इकाई है, न्याय की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना, तो वहाँ पर सिर्फ बड़े मामले आते हैं, यानी कि भारत सरकार या यानी कि आप समझिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जो सुनवाई है वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, ऐसा मानना नहीं है। यहाँ पर संविधान में सीधे सीधे दे रखा है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को दे रखा है। तो वो अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन कौन से विषय आते हैं जिनको लेकर हम अपील कर सकते हैं, अपने उन विषयों को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से विषय हैं वो अभी हम देखेंगे। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध, ध्यान से देखिए, उसे यानी सर्वोच्च न्यायालय को समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। ठीक है ना, यानी कि जो अपने राज्य होते हैं ना उसमें वरिष्ठ क्या न्यायालय की इकाई क्या है, उच्च न्यायालय। ठीक है, और केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय। तो उसे समस्त सर्वोच्च न्यायालय को राज्य के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध में अपील सुनने का भी अधिकार है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब हम क्या देखेंगे कि किन किन विषयों पर हम अपनी अपील जो है वो लेकर कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखिए, पहला है संवैधानिक, दूसरा है दीवानी, तीसरा है फौजदारी और चौथा है विशिष्ट, यानी कोई अन्य जो आपको दे रखे हैं संविधान, दीवानी और फौजदारी, इनके अलावा भी अपन अपील कर सकते हैं, वो भी मामले हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं संवैधानिक से। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर हम सबसे पहला बिंदु देखेंगे संवैधानिक। तो संवैधानिक रूप में क्या दे रखा है वो देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे, यदि उच्च न्यायालय यानी राज्य की बात हो रही है, ध्यान दें, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। ध्यान दीजिए, उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे, क्या प्रमाणित कर दे कि जो विवाद है वो संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, निहित है उसके अंदर, उस विवाद के अंदर, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। कब की जा सकती है? जब उसमें संविधान से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं तो उस विवाद के अंदर, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक, ये तो हुआ संवैधानिक। अब देखते हैं दूसरा, दीवानी। अब दीवानी का अंदर जाने से पहले मतलब समझो, दीवानी जो शब्द है इसका मतलब समझिए कि दीवानी शब्द का मतलब क्या है। तो दीवानी शब्द को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं वो देखिए, क्या कहते हैं, सिविल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिविल। यदि हम इस चीज़ को और सरल करते हैं
सिविल को और सरल करते हैं, वैसे आपको अभी तक समझ में आ गया होगा सिविल मतलब क्या होता है, लेकिन मैं इसको और सरल करूं तो क्या आता है, मानव समाज संबंधित। मानव समाज संबंधित यानी ऐसे मामले जो समाज से संबंधित हो, ऐसे मामले जो समाज से संबंधित हो, वह मामलों की अपील भी हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ऐसे मामलों की अपील भी हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपन इसके अंदर। तो दीवानी इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जिसमें विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपये से अधिक हो। क्या कहा हमने यहाँ पर कि पहले की जो वो थी व्यवस्था थी वो क्या थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जिसमें विवादग्रस्त राशि कितनी हो, 20,000 रुपये से अधिक हो। किंतु 1973 में हुए 30वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधन कर अनुच्छेद जो 133 था उसको संशोधन कर धनराशि की सीमा 20,000 हटाते हुए अब यह निश्चित किया गया है कि सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। पहले कंडीशन थी, पहले क्या कंडीशन थी कि 20,000 की राशि जो होगी उससे अधिक वाले ही दीवानी मामले किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए लागू किए जाएंगे। लेकिन संविधान संशोधन के बाद, कौन सा संविधान संशोधन था वो, 30वें संविधान संशोधन के बाद क्या कर दिया गया कि सभी जो दीवानी मामले हैं उन सभी दीवानी मामलों को हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए भेज सकते हैं। ये था अपना दूसरा बिंदु। अब चलते हैं तीसरे बिंदु पर। तो तीसरा बिंदु क्या है, फौजदारी। अब फौजदारी को भी अपन समझ लेते हैं। फौजदारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉरक्लोजर। क्या कहते हैं, फॉरक्लोजर। अब इसको और सरल करें तो क्या होगा, फौजदारी मामले कौन से होते हैं, मारपीट, हत्या आदि से संबंध रखने वाले जो मामले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फौजदारी मामले के अंतर्गत आते हैं, यानी क्राइम। सीधा साधा क्या बोल सकते हैं अपन, क्राइम। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनमें पहला, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। यानी कि बारी बारी से चलते हैं अपन। जैसे क्राइम का जो कोर्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। जो अपने न्यायालय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। न्यायालय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला सिविल कोर्ट, सेकंड क्राइम कोर्ट एंड तीसरा रेवेन्यू कोर्ट। ठीक ना, 3 कोर्ट होते हैं। यानी कि हम हिंदी में बोले तो दीवानी कोर्ट, फौजदारी कोर्ट और तीसरा होता है राजस्व कोर्ट, यानी राजस्व न्यायालय। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इनके भी अंदर क्या होता है, इनके भी छोटी छोटी इकाइयाँ होती है। जैसे यदि मैं क्राइम की बात करूं, क्राइम कोर्ट की बात करूं, तो क्राइम कोर्ट में क्या आता है, सबसे पहले फर्स्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास जाता है केस लड़ने के लिए, उसमें अपील होती है। फिर सेकंड मजिस्ट्रेट के पास जाता है, फिर थर्ड मजिस्ट्रेट के पास जाता है, फिर सर्वोच्च क्राइम का जो क्राइम कोर्ट का जो क्राइम न्यायालय का सबसे बड़ी इकाई जो है उसके पास जाता है, वो होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाता है तो वहाँ होती है। अगर वहाँ नहीं होती, बात वहाँ भी नहीं बनती है, वो भी रद्द कर देता है उसके विवाद को, तो जाते हैं हाई कोर्ट के ऊपर। कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट के ऊपर। अगर अब पहुँच चुके हैं अपन अपने मेन मुद्दे पर, उच्च न्यायालय के पहला पॉइंट देखिए, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालयों के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया था। या दूसरा हो सकता है कि उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। तो इन 3 कंडीशनों में हम अपना जो अपील है, अपना जो केस है, उसको हम कहाँ ले जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकें। पहला तो ये हो कि नीचे वाले
जो कोर्ट है, उच्च न्यायालय के जो नीचे वाला कोर्ट है, उसने मना कर दिया हो किसके लिए, मृत्युदंड के लिए। अभियुक्त मतलब जो पीड़ित है उसको क्या कर दिया हो, मृत्युदंड दे दिया हो, और नीचे के उसने क्या कर दिया हो, मना कर दिया हो, ये अपराध मुक्त करने के लिए कह दिया हो। तो पहला कंडीशन ये होती है। दूसरा कंडीशन क्या होती है कि उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालयों में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को यानी पीड़ित को मृत्युदंड दे दिया हो। पहला ये, दूसरा नहीं दे दिया। और तीसरा ये कि वह ये मान ले कि ये जो मामला है वो किसके लिए है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के योग्य है। तो इस कंडीशन में भी अपन वहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। अब चौथा है विशिष्ट, मतलब इन उपयुक्त के अतिरिक्त भी कुछ है, उनको भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। अतः अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वे भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल यानी ट्राइब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। अब यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं। पहला तो क्या आ रहा है, सैनिक न्यायालय, और दूसरा क्या आ रहा है, न्यायमंडल यानी ट्राइब्यूनल। क्या आ रहा है, ट्राइब्यूनल। तो सबसे पहले तो अपन सैनिक न्यायालय को देखते हैं कि सैनिक न्यायालय किसे कहते हैं। तो यह एक तरह की कोर्ट होती है जो खास आर्मी कर्मचारियों के लिए होते हैं। इसका काम आर्मी में अनुशासन तोड़ने या अन्य अपराध करने वाले आर्मी मैन पर केस चलाना, उसकी सुनवाई करना और सज़ा सुनाना है। ठीक है ना, ये समझ में आया होगा। और न्यायमंडल किसके लिए है, ट्राइब्यूनल यानी न्यायमंडल एक अर्ध न्यायिक संस्था है। मतलब अधीन न्याय की संस्था है जो प्रशासनिक या कर संबंधी यानी टैक्स संबंधी विवादों को हल करने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित की गई है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैट। क्या है, कैट यानी CAT का जो होता है ना, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है न्यायमंडल का। ऐसी ही संस्थाओं से बनकर अपनी ये बनती है। ये तो हुआ विशिष्ट। अब अपन चलते हैं अपने तीसरे बिंदु के ऊपर, जो कि है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील जो है उसके लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार भी किसको दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। तो क्या है वो देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी ये अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकते हैं। न्यायाधिकरण वही है जो अभी मैंने न्यायमंडल बताया ना आपको, उसी को ही कहते हैं न्यायाधिकरण भी। अपील की अनुमति दे सकता है, उसकी इस शक्ति पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। संवैधानिक प्रतिबंध यानी मौलिक जो अधिकार है ना, वो संविधान के अनुसार जो है। ये हुआ ये चीज़। अब चौथा पॉइंट है अपने पास, परामर्श संबंधी अधिकार। तो संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। मतलब जो परामर्श का जो क्षेत्र है ना, उसके अंदर भी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है। क्या है, अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का भी अधिकार रखता है। अब वो बाध्यता नहीं है, वो इच्छा या विवेक पर राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उस परामर्श को स्वीकार करे या फिर ना करे। ये तो बात हुई परामर्श संबंधी अधिकार की। अब नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख यानी रिकॉर्ड न्यायालय, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्ट का भी दे रखा है इसको। तो अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है?
अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं। अभिलेख जो न्यायालय है उसके दो आशय हैं। पहला, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। और दूसरा, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, न्यायालय अवमानना। क्या आ रहा है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। ठीक है ना, यह है इसका मतलब। और प्रामाणिकता यानी जो सिद्ध बात है उसके विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा अभिलेख न्यायालय के। ठीक, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। मौलिक अधिकारों के रक्षक। मौलिक अधिकारों के रक्षक यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपन जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का भी रक्षक है। कितने मौलिक अधिकार हैं अपने? कमेंट करके ज़रूर बताना कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है ना, पता होना चाहिए अभी आपको सबको। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पश्चात और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। अरे भैया, इतने सारे नाम, क्या है इनका मतलब? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, इनका मतलब क्या है? तो इसको समझते हैं। वैसे ही आपके कोर्स से बिल्कुल हटकर है। यदि आप इसको समझना चाह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट 7 पॉइंट पे भी जंप कर सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है ना, तो देखिए क्या क्या वर्ड आए हैं अपने पास, कौन कौन से शब्द आए। पहला आया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार पश्चात और पांचवा है उत्प्रेक्षण। ये कितने वर्ड हैं? 5 वर्ड हैं अपने पास। यह प्रकार है। एक चीज़ है जिसके ये प्रकार हैं। वो क्या है? वो है रीट्स। क्या है? रीट्स। रीट्स के ये प्रकार हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, यदि मैं आपको रीट्स का मतलब समझा दूं तो आप इन सब का मतलब भी समझ जाएंगे। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये रीट क्या होती है ना? तो रीट को समझने से पहले हम रीट को एक संवैधानिक उपचार के रूप में समझेंगे। किसके रूप में समझेंगे? संवैधानिक उपचार के रूप में समझेंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि संवैधानिक उपचार किसे कहते हैं भाई? तो संवैधानिक उपचार को समझने से पहले हमें किसको समझना पड़ेगा? उपचार को। किसको समझना पड़ेगा? उपचार को। यदि हमारे को कोई कष्ट होता है तो हम उसका उपचार करने जाते हैं। उसी प्रकार यदि हमारा कोई विवाद है, उसका निवारण करने के लिए या उसका उपचार करने के लिए भी हमारे को कोर्टों में जाना पड़ता है, यानी न्यायालयों में जाना पड़ता है। तो उपचारों के प्रकार को समझना पड़ेगा यहाँ। तो उपचार के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है सामान्य उपचार और दूसरा होता है संवैधानिक उपचार। ठीक है ना। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सामान्य उपचार तथा संवैधानिक उपचार, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए आपके कोर्स में मैं बता रहा हूँ, पहले ही नहीं है। यदि आपको ज़रा से भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को क्यूरियस हो तो वो इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। उपचार 2 प्रकार के, सामान्य उपचार और संवैधानिक उपचार, यानी 2 प्रकार से हमारे जो विवाद हैं उनका हल निकल सकता है। तो सामान्य जो उपचार हैं वो तो क्या होते हैं? जो सामान्य चीज़ें चल रही हैं अपनी, जैसे क्राइम हो गया है ना, और रेवेन्यू हो गया, राजस्व के जो मामले हो गए वो हो गए, दीवानी मामले हो गए, ये सब सामान्य उपचार हैं। संवैधानिक उपचार में मूल अधिकार को घात करने वाले, यानी कि मूल अधिकार पर जो नागरिक है उसके मूल अधिकार पर हनन हो रहा है, उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो किस में आ जाता है? संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना। तो सामान्य उपचार को हम समझें, यदि सामान्य उपचार में आपने कोई ऐसा दंड कर दिया,
मान लीजिए आपने कोई दंड कर दिया क्राइम का, देखिए वो मत कर लेना, मैं आपका बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपने कोई दंड नहीं करा है, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि समझाने के परिप्रेक्ष्य में। तो मान लीजिए आपने क्या कर लिया, एक क्राइम केस कर लिया, क्रिमिनल केस कर लिया आपने, और आपको इस जो क्रिमिनल केस है, ये विवाद जो है, इससे आपको ठीक होना है, मतलब आपको उपचार करना है, इस चीज़ का हल करना है कि मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया था, क्रिमिनल केस की जो सबसे छोटी इकाई होती है न्यायालय की, सबसे पहले आपको उसमें जाना पड़ेगा। तो जो क्रिमिनल केस की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि जो फौजदारी न्यायालयों की जो सबसे छोटी इकाई होती है, आपको अपना विवाद सबसे पहले उसमें रखना पड़ेगा। तो वो इकाई होगी थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, पहले आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा। यदि इसमें भी आपका हल नहीं निकलता है तो आपको रखना पड़ेगा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के अंदर। यदि इसमें भी हल नहीं निकलता है तो आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अंदर। यदि इसमें भी मामला नहीं होता है तो आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास। किसके पास जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट जज के पास। यदि इसमें भी मामला आपका नहीं होता है हल, यदि इसमें भी आपका विवाद सही तरीके से नहीं हो पाता है तो आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट के अंदर। कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट के अंदर। और यदि हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ आपका मामला तो आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये तो हुआ सामान्य मामले, ठीक है ना। सामान्य मामलों में हमारे को ये चीज़ करनी पड़ती है, यानी कि किसी ने मानहानि का केस लगा दिया, ये छोटे मोटे जो हमारे व्यवहार में हैं जो मामले, यदि उनके ऊपर यदि हमारे को सर्वोच्च न्यायालय में जाना है तो हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। हमारे को पहले उस विषय का कोर्ट ढूंढना पड़ेगा। जो हमने विवाद में हम जो फंसे हैं उस विषय का हमारे को कोर्ट ढूंढना पड़ेगा कि ये जो विषय है वो किस कोर्ट से संबंधित है। फिर उस कोर्ट के सबसे छोटी इकाई से स्टार्ट करना पड़ेगा हमारे को। तो जब हम उन छोटी इकाइयों को पूरा कर लेंगे तब हम जाते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के अंदर, यानी कि हाई कोर्ट में, है ना। यदि उसके अंदर भी नहीं होता है तो हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तो हुआ सामान्य उपचार का पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब चलते हैं संवैधानिक उपचार। यहाँ ध्यान रखिए, यदि आपने संवैधानिक उपचार समझ लिया तो आपने रीट को समझ लिया। यदि रीट को समझ लिया तो आपने इन पांचों पॉइंटों को समझ लिया। तो ध्यान से समझना, सामान्य उपचार और संवैधानिक उपचारों में क्या अंतर है। सामान्य उपचारों में तो मैंने आपको बता ही दिया, जो हमारे व्यवहार में जो विवाद होते हैं वो। अब संवैधानिक उपचार यानी हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं, शिक्षा, संस्कृति और बहुत और भी हैं, ठीक है। नैतिकता का है, बहुत सारे हैं। तो इनमें से किसी नागरिक को यदि विवाद हो गया, ये किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है किसी नागरिक का, तो इस विषय में देखिए, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इस विषय में सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। आपको इतने छोटी इकाई से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। अब वो विषय कौन से होंगे? जैसे इसमें विषय था क्रिमिनल केस का, दीवानी का, वैसे इसमें भी विषय होते हैं। तो वो विषय है बंदी प्रकटीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रत्याशा और उत्प्रेषण। ये हैं क्या? ये हैं विषय। तो विषय को पढ़ना हमारे लिए इतना वो नहीं है गहन अध्ययन। हमारे को समझना ये है कि रीट किसे कहते हैं, जिनके अंदर ये आ रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रत्याशा और उत्प्रेषण। ये जो प्रकार हैं वो रीट के प्रकार है। तो हमने रीट को समझ लिया तो हम इनके प्रकारों को भी समझ जाएंगे अपने आप। और ये तो प्रकार यानी कि ये विषय हैं, समझ ही गए होंगे आप। मौलिक अधिकार, यदि किसी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यानी कि एक नागरिक है जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसको कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी आ गई? मौलिक अधिकार की कैटेगरी आ गई। राइट टू एजुकेशन की आ गई, है ना। मौलिकता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार की उसमें कैटेगरी में आ गया। तो वो कोर्ट में जाकर ये कह सकता है, देखो मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और वो सीधे अपनी जो विवाद है वो उसकी अपील कहाँ कर सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। कहाँ कर सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो ये है सामान्य उपचार और संवैधानिक उपचार का में अंतर, और यही है इन 5 वर्णों का मतलब, ठीक है ना। ये समझ में आया होगा। अब अपन लास्ट बिंदु पे चलते हैं अपने।
जो है संविधान का संरक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन। बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही सहज और सरल टॉपिक है। समझने के लिए थोड़ा अच्छा सा दृष्टिकोण चाहिए और अपना पूरा जो ध्यान है वो इस पर केंद्रित करिए। पहले टेक्स्ट देखते हैं। संविधान के द्वारा क्या बोला है? संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण यानी बचाने का कार्य भी प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता ना विधियों की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देता है। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक यानी विधि के विपरीत घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्यों? सही है, गलत है? नहीं समझ में आया कुछ? मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ। इस पूरे टेक्स्ट का जो सार है, मतलब जो टेक्स्ट कहना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है वो मैं बताता हूँ। और क्या है न्यायिक पुनरावलोकन, इसके जस्ट बगल में देखिए, यानी राइट साइड में देखिए, आपको एक टेक्स्ट दिख रहा होगा। यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। मूल ढांचे यानी संविधान के अनुरूप है या नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करती है। यही है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी हमने देखा था जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, दूसरा कार्यपालिका जो उस कानून को लागू करती है, और तीसरा न्यायपालिका जो कि उस कानून को सही ढंग से ना चलने वालों को दंडित करती है। तो यही चीज़ इसके अंदर है। यदि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए आदेश और प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वे मूल ढांचे के अनुरूप है कि नहीं। यदि वो मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है तो उनको वह अवैध घोषित कर देगी, यानी कि विधियों के विपरीत घोषित कर देगी। यही है न्यायिक पुनरावलोकन। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। चैप्टर का हमने डी एंड कर दिया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और चैनल के डिटेल्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि हमारी जो परिवार है वो अधिक से अधिक और बड़ा हो सके और हम अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें। धन्यवाद।